हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। बच्चों, कल की क्लास नहीं ले पाया था, उसके पीछे रीजन था, कल थोड़ा सा अनईजी सा फील कर रहा था। मतलब ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा तो मैंने सोचा कि 100% दे नहीं पाऊंगा, तो कल इसीलिए रेस्ट पे था। आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूं, और क्या क्या है आज इस चर्चा के अंतर्गत, क्या क्या है आज इस चर्चा में। सबसे पहले यानी आज के, कल और आज दोनों के एडिटोरियल्स में, तो कोरापुट की जनजातीय खाद्य टोकरी का परिवर्तन, यानी यह जो टॉपिक है आपको सिखाने जा रहा है कि किस प्रकार से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी से हम इस व्यवस्था में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का मामला हो या किसी अन्य विषय का। अगर आप गुड गवर्नेंस भी चाहते हैं तो भी आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है। जीएस पेपर 1, यानी हम सोसाइटी को अगर डेवलप करना चाहते हैं, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यू, वहां से कुछ भी प्रश्न पूछता है कि जैसे हम प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को कैसे ब्रेक करेंगे, या इस प्रकार की कोई अन्य चीज जिसमें विकास आपसे पूछा जाए कि किसी का विकास कैसे करना, गरीबों का या किसी भी प्रकार से विकास पर कोई प्रश्न हो, तो यह मॉडल आपको जीएस पेपर 1 के लिए भी मददगार होगा। जीएस पेपर 2 स्वाभाविक जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो भी हम काम करते हैं सोशल जस्टिस में, और फिर आप उठा करके देखेंगे गरीबी एवं भूख, यानी जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ, और अगर ऐसा है तो जीएस पेपर 4 इथिक्स भी है, बिकॉज ऑफ लोकतांत्रिक, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक हम नैतिक मूल्यों और दायित्वों को साझा नहीं करेंगे, तो यहां पर साझा किया गया जिसके बड़े सकारात्मक परिणाम मिले। और ए से आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं, परंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, बेकार है, यूजलेस है। तो स्वाभाविक रूप से हमें आज यह सीखना है कि कैसे हम सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाएं नए नए मॉडल से। कोरापुट का मॉडल आपको एक अच्छा कंटेंट देगा, जो आप फ्यूचर में इस प्रकार की विषय वस्तु वाला कोई भी निबंध पूछा जाता है तो आप उसमें इसे बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अश्लील सामग्री के खिलाफ चेतावनी दी गई, तो ये इसलिए मैंने दिया है क्योंकि अश्लील सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही, तो ऐसे में यह विषय सरकारी नीतियों के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इसे आप सोसाइटी के साथ भी, इथिक्स के साथ भी, बिजनेस इथिक्स के साथ ऐसे में तो आ ही जाएगा। तो यह अच्छा टॉपिक बन पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भूमिका के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो अच्छा टॉपिक है। करंट में इस प्रकार की चीजें हो रही, तो क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। अब आता है, ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की वार्ता में जेलेंस्की की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। आज यानी कल भी इस पर आज भी आया है, और एक एडिटोरियल मेरे प्यारे बच्चों इस पर कल भी आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? यानी वो कह रहे हैं, तो क्या हम इसको एक नया नाम दे सकते हैं? ये बड़ी गंभीर बात है। एक एडिटोरियल भी है, ठीक है, एक एडिटोरियल भी है, मैं आगे आपको लेके चलता हूं। ट्रंप के रूस समर्थक रुख से यूक्रेन और यूरोप स्तब्ध हैं। प्रो रशिया इनकी अप्रोच है, इसने यूक्रेन और यूरोप को स्टंड कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये विषय जब मैंने पढ़ा तो मैंने एक शब्द बनाया है, ठीक है, और वो शब्द है, आप लोग मुझे बताइएगा क्या 100% मजेदार टर्मिनोलॉजी है कि नहीं है। यानी ट्रंप की इस नीति को क्या हम कह सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, मैं लिख रहा हूं। ट्रांसलेट कर देता तो मजा ना आता। अब बताओ ये नाम कैसा लगा, और एक बार बताओ। ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की वार्ता में जेलेंस्की की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैंने दो शब्द यहां पर लिख दिए हैं,
अब आप सब देखिए कि क्या ये मैंने सही व्यंग किया है इस विषय पर, क्या सही व्यंग है ये? यानी मंडप रूस का घोड़ी ट्रंप की, क्या है? मंडप रूस का घोड़ी ट्रंप की, इस विषय पर एक कविता भी मैंने बनाई है इसी टाइटल से। तो ये आपको अभी कविता भी सुनाऊंगा कि मंडप रूस का घोड़ी ट्रंप की। जजेस डायलेमा, जीएस पेपर 2, इंडियन पॉलिटी प्लस एथिक्स, ए से और प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इसके बाद ये बड़ा अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट ने, इसे हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक डिसीजन है भारत में कैदियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए। ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है। रेमिशन विदाउट एप्लीकेशन, भारत में हम कह सकते हैं कि यह न्यायिक, एक ऐसा न्यायिक डिसीजन है जो असंख्य कैदियों के जीवन में नए प्रकार का बदलाव लाएगा। जीएस पेपर 2 सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जीएस पेपर 4 एथिक्स भी, ऐसे और उसके साथ साथ प्रीलिम्स भी। फिर इसके बाद बिजनेस लाइन में रुपए में और गिरावट की संभावना क्यों है, यानी रुपया और गिरेगा प्रीलिम्स के लिए। अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में विश्वास कारक से निपटना, यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी, आपको बहुत पता है बहुत बड़ी 90% रोजगार हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही मिलता है, और उसमें क्रेडिट क्रंच है, क्रेडिट का संकट है, यानी बैंक तक उनकी पहुंच व्यवस्थित नहीं है। तो जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से बजट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऐसे और प्रीलिम्स, इन सब विषयों की दृष्टि टॉपिक पढ़ेंगे। फिर आज आया था कार्मा पैटर्न, कार्मा टूरिज्म। आपने देखा होगा एक बस होती है ना, जिसे हम कैरवान बोलते हैं, इसमें सब कुछ होता है, रहना खाना नहाना सब। जो आपने पीके यानी प्रशांत किशोर वाले मुद्दे पे देखा होगा, मीडिया में चर्चा था, इसको कार्मा पर्यटन, जरा देखिएगा, मजेदार विषय आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बाकी जो भी स्टूडेंट डिटेल में इन सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस लेक्चर को विस्तार से देख पाएंगे। ट्रंप के रूस समर्थक रुख से यूक्रेन और यूरोप स्तब्ध। स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यूरोप का लीडर है, खासकर वेस्टर्न यूरोप का, और वो है अमेरिका। यानी अमेरिका जो कहता है अमूमन उसी प्रकार की विदेश नीति, अगर हम केवल फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, उनको छोड़ करके लगभग सभी देशों की विदेश नीति उसी के अकॉर्डिंग संचालित होती है। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने, कि कहीं ना कहीं उसने यूक्रेन और यूरोप दोनों को स्तब्ध कर दिया है। क्या है, जरा एक बार आप विचार कीजिएगा। दूसरा, ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की वार्ता में जेलेंस्की की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। यानी जो देश युद्धग्रस्त है, कहा जा रहा है कि तुम्हें वार्ता में आने की जरूरत ही नहीं। हम अभी पढ़ेंगे इस एडिटोरियल में स्टेक होल्डर्स कौन, रशिया यूक्रेन युद्ध के ढेर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और ये बंदा कह रहा है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं, यानी जो सबसे मजबूत स्टेक होल्डर उसको आने की जरूरत नहीं। तो बड़ा ही पेचीदा विषय, थोड़ा मुझे भी इसमें हास्यास्पद सा लगा, तो मैंने कहा कि भाई चलो आप लोगों को एक कविता सुनाई जाए। तो एक बार आप न्यूज पढ़िए और फिर उसके बाद मैं आपके सामने आता हूं, जरा एक बार आप न्यूज देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन या यूरोपीय सहयोगियों को शामिल किए बिना यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उनके प्रशासन की नीति में बदलाव क्या हुआ है, यानी यूक्रेन के लिए समर्थन कम करना और नाटो को प्राथमिकता ना देना, इसने यूरोपीय नेताओं को चौंका दिया। यानी पूरा एडिटोरियल में बच्चे यही इतना डिस्कस है। अब इसको आप इतने से याद कर लेंगे तो भी आप अपनी कॉपी में उतार पाएंगे, और पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो भी आप उतार पाएंगे। रियाद सऊदिया में एक अमेरिकी और रूस उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जहां पर हाई डिप्लोमेट्स मिले हैं, जो वैश्विक शक्ति गतिशीलता में संभावित कूटनीतिक बदलाव का संकेत देती है। यानी जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, जो अभी तक चला आ रहा था, उसमें बड़ा बदलाव का एक संकेत है। चूंकि अभी तक अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप हैं, वो रूस को प्रत्येक प्रकार से प्रतिबंधित कर रहे थे, अलग थलग कर रहे थे,
और उन्हीं की नीतियों के अनुरूप संपूर्ण विश्व भी रशिया के साथ, जो पश्चिमी प्रभाव में देश थे, वो भी उसी प्रकार की नीति का संचालन कर रहे थे। बट डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से ये जो अभी तक का ग्लोबल पावर डायनामिक्स था, पावर माने शक्ति, वह बदला है। तो आई होप मुद्दा आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए बच्चों। मुद्दा आप समझ गए जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कि दोनों को शामिल नहीं कर रहा, ना यूक्रेन को, ना ही अपने यूरोपीय सहयोगियों को। तो स्वाभाविक है जब ऐसा कोई कदम उठता है तो उसके साथ कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि भाई ये कहां तक फेजिबल होगा, कहां तक ये सही कदम साबित हो पाएगा। खैर, तो ये न्यूज आप देख लीजिए और इसी विषय पर अब हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और फ्री हैंड डिस्कशन होगा। एक बार मैं पीडीएफ आप लोगों के सामने रख लेता हूं। प्रिंस तिवारी कह रहे हैं कि सर ये ऐसा क्यों कर रहा है यूएसए? अभी बताते हैं, थोड़ा समय दीजिए। सर जी, आपके इस इनोवेशन से उम्मीद हद तक बढ़ गई। मतलब समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाह रहे हो श्लोक पांडे? किस इनोवेशन से, एक बार बताओगे? ठीक है, चलिए। तो ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले आईक्यू आईपी कर लेते हैं, फिर डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो आईक्यू आईपी यानी ये सारे टॉपिक आपके सामने आ गए और ये सारी जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुद्दा आपको क्लियर हो गया है। अब मुद्दा क्लियर हो गया तो अभी सबसे पहले आईक्यू आईपी कर लिया जाए, फिर विस्तार से आप सभी के जो प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने पूछा, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। श्लोक पांडे, आप वही जामोंद की तरह भूमिका निभा रहे हैं, हमें हमारी शक्ति को उजागर कर बा। अच्छा, सामी वाला पैटर्न एक बार आप लोग भी बताएं, क्या श्लोक जो कह रहे हैं सामी वाला पैटर्न आप लोगों को भी उतना ही मजा दे रहा है जैसा ये कह रहे हैं? इनके हिसाब से तो सामी वाला पैटर्न बहुत ज्यादा ही मजेदार है। एक बार आप लोग बताएं, थोड़ा और आगे आ गया जिससे कि हम लोग और कनेक्ट हो सके। बहुत इजीली, हाँ, वो इससे कंटेंट भी थोड़ा छोटा हो गया। बिल्कुल सही बात। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कदम जो है जीएस पेपर 2 IR, विकसित देश की नीति है कि नहीं? ये अमेरिका और रशिया की नीति है और इसका भारत के हितों पर प्रभाव होगा। यानी एक एंगल भारत पर भी आएगा कि अब इस परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति क्या हो। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्वाभाविक है, मैंने आगे बताया, भारत की विदेश नीति जैसा कि प्रारंभ से रशिया यूक्रेन के युद्ध में चली आ रही है, बड़ी ही संतुलित है और हमें अपनी उसी संतुलित रणनीति को आगे बढ़ाना है, तटस्थ रहना है, इस पर भी किसी प्रकार की टिप्पणी से बचना है, शांति की बात करनी, जो भारत लगातार कर रहा है। फिर इसके बाद जीएस पेपर 2 IR, भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय बायलैटरल एग्रीमेंट। ऑब्वियस, रशिया और अमेरिका के बीच में जो भी होगा उसका भारत पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब स्वाभाविक रूप से यह एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है। अगर युद्ध रुकता है तो स्वाभाविक रूप से इसका इकोनॉमी पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो जीडीपी मैंने यहां पर लगाया हुआ है इसीलिए। और जीएस पेपर 4 इथिक्स, एथिक्स में एक यूनिट है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहां पर जो मैंने एथिकल इश्यू देखा है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं आपको इतिहास एथिक्स पढ़ाता हूं तो क्या कहता हूं, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के 3 पिलर मैं हमेशा आपसे कहता हूं, है कि नहीं है? क्या है? 3 पिलर है। अगर कोई भी आपसे पूछता है
अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के कितने स्तंभ हैं, तो आप क्या बताएंगे? पहले यह विषय यहीं पर डिस्कस कर दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता। भाई क्या हो गया हैंग? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के यानी इंटरनेशनल एथिक्स के 3 पिलर्स होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेफिनेशन कहता है। पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, यानी मैं शांति लिख देता हूं। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, और अंतरराष्ट्रीय समृद्धि। हमेशा याद रखिएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय मतलब सभी की, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हो। तीसरा हो गया समृद्धि, ठीक है ना, समृद्धि, मां लिखा है मैंने, वाह नहीं, समृद्धि, ठीक है ना, ग्रोथ। तो 3 स्तंभ हैं अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के। अब हम किसी भी एक्शन को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको केवल रशिया यूक्रेन से मत जोड़िएगा, गाजा वाला मुद्दा या कभी भी युद्ध का रेफरेंस दे करके अगर आपसे कोई भी एथिक्स में प्रश्न पूछ रहा है, 3 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो मैं ट्रंप के इस एक्शन के बहाने आपको समझा देना चाहता हूं, क्या समझा देना चाहता हूं कि भाई कभी भी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता को लेकर के कोई भी प्रश्न आए, आप इसी एंगल से उसको देखिएगा। जीएस पेपर 4 में अब यहां पर ट्रंप की नीति, यानी ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि हम मतलब यूएस प्लस रशिया ये मिल करके युद्ध को रोक देंगे। क्या करेंगे? यानी जो वॉर है वो रुक जाएगा, ये कह रहे हैं, और किसी की कोई भूमिका नहीं है। अब हमको इसी डिसीजन की, यानी जो इन्होंने ये बात कही और इस पर इन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया, रियाद में, सऊदीया में टॉप डिप्लोमेट्स अमेरिका और रशिया के मिले भी हैं। तो अब जब आएगा, क्या ये कदम नैतिकता की दृष्टि से सही है? तो जब इसके नैतिक पहलुओं पर विचार होगा तो पहला आएगा पॉजिटिव, कि हां, नैतिकता की दृष्टि से देखें तो जो अंतरराष्ट्रीय नैतिकता है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का मूल सिद्धांत है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए ट्रंप और रशिया के द्वारा मिलकर के इस युद्ध को रोकने की रणनीति पर काम करना अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का एक उदाहरण है। तो पहला पॉइंट हमेशा ऐसे डायरेक्ट ये नहीं कहता ना क्या नैतिक है, तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया। लेकिन अब इसके साथ नेगेटिव क्या आएगा जो अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के अनुकूल नहीं है? तो हमें देखना पड़ता है कि इस युद्ध के स्टेक होल्डर्स, कोई भी आप प्रश्न देखेंगे उसके हितधारक, तो इसके हितधारक में केवल अमेरिका नहीं है, इसके स्टेक होल्डर्स में यूक्रेन है, इसमें यूरोप है, यूरोप के यानी जो नाटो के देश हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, नाटो वाला यूरोप, ठीक है, और इसमें जो अदर जो अन्य विश्व है उसका भी स्टेक है, भारत का भी स्टेक है, यानी सभी देशों का स्टेक है, भले वो डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं है, यानी अदर कंट्रीज। तो ऐसे में अगर आप अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के इस पिलर शांति की स्थापना के लिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय समृद्धि बढ़े, बिना इन स्टेक होल्डर्स को शामिल किए आप किसी डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या यह डिसीजन फलदायी होगा? स्वाभाविक रूप से इसका अभी प्राथमिक उत्तर है कि फलदायी नहीं होगा। अगर शांति होगी भी तो महज कुछ समय की होगी। तो इसलिए इस अर्थ में हम इसे अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से सही कदम नहीं मान सकते, इसको माने ट्रंप के स्टेटमेंट को। तो ये 2 एंगल लेकर के आप एथिक्स में चलिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं फिर से पीडीएफ पे। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि ना कुछ यूपीएससी है, ना कुछ पीएससी है, ना कुछ है। एक ही चीज है जो मुझे हमेशा से
कनेक्ट करती है, और वो है, अरे भाई, और वो है आपको बस सोचने का दायरा अपना बड़ा करना। ठीक है, फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब हो ही गया, एथिक्स हो ही गया, ऐसे मैंने बता दिया कहीं पर भी। जैसे अब मुझे अगर इसको यूज करना हो, हालांकि आगे क्वेश्चन है, तो मुझे यूज करना, तो मैं सबसे पहला तो उसी ऐसे में यूज कर लूंगा कि भाई करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। भाई यार, तुम कैसे, जो युद्ध, जो बेचारा पिछले 4 साल से, ठीक है, जेलेंस्की को आप दरकिनार कर रहे हैं, ये मानते हुए छोटा मुल्क है, कम ताकतवर है, यार आप देखो एक लंबे समय से वो इस युद्ध में घिरा हुआ है। तो ये केवल जेलेंस्की, भले डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसको केवल यूक्रेन के 4% लोगों का समर्थन प्राप्त है, हो सकता है ये डेटा सही उन्होंने कहां से निकाल लिया, अलग चीज है, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं दूसरी बात पे आता हूं, इसकी जरा गहराई को समझिएगा, जो इतिहास के स्टूडेंट हैं इसकी गहराई को समझेंगे। दूसरा पॉइंट आइए कि क्या यूक्रेन के लोगों की सॉवरेंटी इससे क्षरित होगी कि नहीं। जब हम पढ़ते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन नेशन है, यानी हमारे आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में फैसला लेने की शक्ति हमारी है, तो स्वाभाविक वहां युद्ध हो रहा है, तो ये उनका अपना आंतरिक मामला भी है, और युद्ध को रोकने के लिए रशिया से बातचीत, वो भी बाह्य मामला है। एक संप्रभु देश की उपेक्षा करके क्या डोनाल्ड ट्रंप संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं? पॉइंट इज क्लियर बच्चे? क्या वो संप्रभुता का सम्मान कर रहे हैं? तो यहां पर एक गहरा मुद्दा निकल करके आता है, इसलिए मैंने कहा कि करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, ये लिखिएगा जो मैंने बोला कि एक सॉवरेन नेशन से संबंधित निर्णय में एक बड़ा राष्ट्र, जो विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र है, वो ये कहता है कि इस राष्ट्र के मुखिया की कोई भूमिका नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि वह उस देश की सॉवरेंटी यानी संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहा है, और इस प्रकार के निर्णय स्वाभाविक रूप से भविष्य में जाकर के सही साबित नहीं होते हैं, और जब ऐसा होता है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसलिए आप लिखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को स्वीकारोक्ति का साहस दिखाना चाहिए। एक चीज हो गया। अब आपने कहा होगा कि सर, मतलब आपके मन में होगा सर आपने इतिहास से इसको जोड़ा, जरा जोड़िए। हम कहिए ठीक है। बच्चों, वर्साय की संधि आप लोगों को याद है? वर्साय की संधि आप लोगों को याद है? एक बार बताएं मुझे। वर्साय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साय। मेरे बच्चे, जब ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ, उस समय किसी सेनाध्यक्ष ने, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में है, मैं कोई आपको वो स्टोरी ऐसी नहीं बताता हूं कि जिसमें फैक्ट ना हो, मैं हमेशा डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स में चलता हूं। कोई भी किताब आप पढ़ेंगे लाल बहादुर वर्मा सर की, या दीनानाथ वर्मा, या आप पढ़ेंगे जैन एवं मातृ विश्व इतिहास की, आपको यह पंक्ति वहां कोडित मिलेगी कि किसी जनरल ने, किसी सेनाध्यक्ष ने उस समय यह कह दिया था कि यह 20 वर्षों का युद्ध विराम है। यह 20 वर्षों का युद्ध विराम है। क्यों कहा था उसने? इसलिए नहीं कि उसको लग रहा था कि कुछ समय के बाद जर्मनी में ऐसा हिटलर आएगा, वो जो है युद्ध कर देगा, ये लेगा वो लेगा, नहीं। उसने ये कहा था, ये सोच के कहा था कि इस वर्साय की संधि में युद्ध की पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल जर्मनी पर थोप दी गई, नंबर 1। जबकि युद्ध के लिए जिम्मेदार उस समय के समस्त यूरोप के देश थे। और आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले गुटों की राजनीति शुरू हो गई थी। विभिन्न देश एक दूसरे से कूटनीतिक संबंध बना रहे थे, सुरक्षा संबंध, और यह नहीं पता होता था कि कौन किसके साथ क्या समझौता कर रहा, और मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के बताता। परिणाम विभिन्न देशों में परस्पर अविश्वास, और उसी अविश्वास का परिणाम रहा है कई अन्य चीजों के साथ मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध। विलियम कैसर की महत्वाकांक्षा, बहुत से रीजंस थे, मैं डायरेक्ट जर्मनी को बख्श भी नहीं रहा हूं, लेकिन वर्साय की संधि में सारी जिम्मेदारी
जर्मनी के ऊपर उसे युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया और उसके कुछ क्षेत्र लेके फ्रांस को दे दिए गए, यानी कुछ उनका अपना भूखंड, भू क्षेत्र। अब अगर आपका खेत, आपका घर, आपका खलिहान आपसे लेकर के किसी को दे दिया जाए और आप मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपके मन में आग रहेगी कि नहीं कि एक दिन मैं जरूर बदला लूंगा। तो इसका मतलब है जब आप किसी के भूखंड को, किसी के भू क्षेत्र को, और या कहें उसकी सॉवरेंटी को, ये उसकी संप्रभुता ही तो है कि उसके क्षेत्र में वाह शक्ति का शासन स्थापित कर दिया गया फ्रांस का, और कह दिया गया कि तुम इतने से ज्यादा सेना नहीं रख सकते, तुम नए हथियार नहीं बना सकते, यानी तमाम प्रकार की उसकी सॉवरेंटी पर अंकुश। तो वर्साई की संधि ने जर्मनी की सॉवरेंटी यानी जर्मनी की संप्रभुता पर नियंत्रण कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप किसी की संप्रभुता पर नियंत्रण करते हैं तो वह तब तक ही नियंत्रित रहता है जब तक उसकी शक्ति या उसके अनुकूल समीकरण, चाहे इंटरनेशनल ऑर्डर हो, चाहे घर परिवार हो, जब तक उसके अकॉर्डिंग समीकरण नहीं बनता, स्वाभाविक रूप से वह शांत रहता और अपने शोषण को बर्दाश्त करता। लेकिन जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर उसके अनुकूल होता है, वही संप्रभुता जो उसकी छीनी गई, उसको छीनने के लिए वह व्यापक कदम उठाता है। और कोई एक सरफिरा व्यक्ति हिटलर की तरह आकर के केवल संप्रभुता को वापस लाने का बयान दे दे करके वह उस देश का एक सैनिक से शासक बन जाता है। वह एक ही बात कहता है कि मैं वर्साई की संधि को नहीं मानता हूं और इसकी एक एक प्रोविजन या प्रावधान को मैं ठुकरा दूंगा। और जब वो ऐसा कहता तो जर्मनी के यूथ में, युवाओं में एक आक्रोश भर जाता, एक जोश भर जाता, ऊर्जा भर जाती, क्योंकि हर युवा अपने आप को अपमानित महसूस करता था। चूंकि जर्मनी, मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक रेटजल के सिद्धांत पर चलता था, यानी जर्मन सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, सबसे श्रेष्ठ एथनिक ग्रुप है, और उस सर्वश्रेष्ठ एथनिक ग्रुप को अगर कोई इस प्रकार से चोट करे तो वहां हिटलर तो पैदा होना ही था। समझ में आ गया? तो यह संप्रभुता का मामला है। तो स्वाभाविक रूप से करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, और इसे हम कहेंगे ये विजनरी डिसीजन भी नहीं है। और इसी प्रकार के किसी भी फिलोसॉफिकल एसे वगैरह में आप इसको यूज कर लीजिएगा, मैंने मूल बात बता ही दी है। ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं कि सर जर्मनी उस टाइम कुछ क्यों नहीं। अरे बेटा, जर्मनी हारा हुआ था। अच्छा एक चीज बताओ, अब 1971 में हम पाकिस्तान में लाहौर तक घुस गए, अब हमारी शर्तों पे वो समझौता करेगा कि उसकी शर्तों पे हम करेंगे? हारा हुआ बेचारा तो हारा ही हुआ होता ना। ठीक है, चलिए अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रीलिम्स के लिए। कोई आगे, ठीक है। यूपी पीसीएस भी सेम सिलेबस है और बिहार पीसीएस भी, ठीक है। और बिहार पीसीएस भी स्वाभाविक रूप से, आज मैंने बिहार पीसीएस मेंस की क्लास लेते समय यह बात कही भी थी कि आज ट्रंप वाला एंगल समझाने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन का आंसर भी है, तो ट्रंप वाले सारे एंगल आपको पता रहेंगे, तो कोई नया प्रश्न बनेगा तो सभी एंगल को जोड़ करके आप कुछ न कुछ लिख ले जाएंगे, यूपी पीसीएस वाले भी। ठीक है, तो ऑब्वियस है अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, बिहार पीसीएस जीएस पेपर 1 देख सकते हैं। और बिहार में ऐसे कोई सा भी आए, जैसा मैंने जिक्र किया, आप अगर थीम इस कंटेंट की पता है और कोई सा भी निबंध आपको लगता है कि जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिएगा। वैसे मैं तो एक बात कहूंगा भाई, बिहार के जो भी बच्चे मेरा लेक्चर हिंदू देख रहे हैं, आपको तो निबंध में मतलब मेरे अलावा कुछ फॉलो ही नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं ज्ञानी हूं, मैं तो शून्य हूं, लेकिन बच्चे निबंध की पकड़, जब तक करंट वगैरह बहुत गहरे स्तर पर इतिहास हो गया, ये सब नहीं पता होगा, तब तक तो ऐसे चलेगा ही नहीं। खासकर देखिए, जो तेज बच्चे होते हैं उनकी तो मैं उनको कहते हैं, वो तो खुद ही कर लेते हैं, हल्का सा कहीं पा गए। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं उनकी बात मैं करता हूं हमेशा, इसलिए मैं कहता हूं मुझे मत छोड़ो। जो तेज बच्चे हैं, अब उनका रिजल्ट देख करके आप कह देंगे कि हमारे क्लास में कोई 1-2 बच्चे बड़े तेज होते थे ना, अब उनको देख करके हम 98 और बच्चों के बारे में कह दें कि ये भी उतने ही अच्छे हैं, तो कतई अच्छे नहीं। तो मैं उन 98 बच्चों की बात कर रहा हूं, 2 बच्चों की नहीं। लेकिन आप लोग क्या उन्हीं 2 बच्चों को देखते हैं जिनका स्कूलिंग, जिनका हर चीज 1 नंबर का है?
तो आपको लगता है इसने खुद कर लिया? वो इंटरव्यू में आ गया, बैठ गया यूट्यूब पे, बोल दिया कि हमने सब सेल्फ किया। अरे भाई, तुमने सेल्फ किया, तुम्हारी क्षमता कुछ क्रिएटिविटी की है, लेकिन अगर किसी और बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं है और वो सीखेगा भी नहीं और वो भी कहेगा कि उन्होंने कर लिया, हम भी कर लेंगे, और फिर उसी में उसका 2 3 4 साल खराब हो जाएगा। तो प्लीज ऐसे, क्योंकि 300 नंबर का है यार, यूपीएससी से भी ज्यादा वेटेज है बिहार का, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं 2021 में। देखिए, रशिया और चाइना के रशिया, चाइना, यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक जो भी डेवलपमेंट हो रहा था उसको लेकर के पूछा कि भाई अब सोवियत रूस उस समय उतना बड़ा खतरा नहीं था कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका के लिए जितना आज चाइना हो चुका है। अब इसको आपको बताना भाई चाइना क्यों हो चुका, बिकॉज ऑफ द उसकी आर्थिक ताकत, उसका विजनरी डिसीजन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी मिलिट्री पावर, उसका साइंस, हर चीज पर अच्छा काम कर रहा है। रशिया केवल आर्मी और साइंस में ही यूएस के बराबर था, इकोनॉमी उसकी बहुत छोटी थी तब भी और स्वाभाविक रूप से आज भी, लेकिन चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ये सारी बातें, मतलब कहने का मतलब पूछता है। फिर इथिक्स में पूछा जीएस पेपर 4 में, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, और ये इसमें पूछा गया था उस समय जब कि भाई इस युद्ध को शुरू करने से पहले किन नैतिक मुद्दों पर विचार करना था। यानी कि भाई शुरू करने से पहले रशिया यूक्रेन को किन मुद्दों पर विचार करना था कि क्या क्या नुकसान हो जाएगा, तो सेम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि, तीनों पर इंपैक्ट होगा, यही इनको विचार करना था। सिंपल सी बात है। ओके बच्चे, और इस पर मैं जब आया था बहुत बारी आपको डिस्कशन भी कर चुका हूं, तो विचार इन्हीं पर करना था, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर इस युद्ध का क्या इंपैक्ट होगा। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब 7 महीना पहले युद्ध शुरू हुआ और उसको यूपीएससी ने उठा के सजा दिया, अब युद्ध बंद होने की कवायद हो रही है और युद्ध बंद होगा। इसको आप ये मत समझिएगा कि ट्रंप इस युद्ध को रोक नहीं पाए, 100% रोक देगा, क्योंकि आप सबको पता है कि क्यों रोक देगा। क्योंकि अगर आर्थिक सहायता अमेरिका रोकेगा तो यूक्रेन भी डूबेगा और यूरोप के देश भी डूबेंगे, जर्मनी और फ्रांस को छोड़ करके, स्पेन को छोड़ करके, बाकी अन्य की हालात क्या है आप सबको पता। ब्रिटेन और अमेरिका एक ही, इसलिए उनका मैं जिक्र नहीं करता हूं। तो युद्ध रुकेगा, ये 100% है। प्रचंड बहुमत भी है ट्रंप के पास, और इसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे नहीं तो हर एक व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, जो चाहता है कि वो इतिहास में अमर वाली पोजीशन प्राप्त कर ले। तो 4 साल के बाद भले युद्ध शुरू हो जाए, जो वाइडेन टाइप का कोई व्यक्ति आ जाए, लेकिन ये रोकेंगे और इस 4 साल में शांति की स्थापना करके ये अपने आप को महान इतिहास में साबित करना चाहेंगे। जब तक वो थे युद्ध रुक गया, इजराइल और हमास का रुका ही हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब है कि युद्ध तो रुकेगा, लेकिन हां, तो जब युद्ध रुकेगा, चर्चा हो गई तब 2025 वाले अपने मेंस के लिए, यूपी बिहार वाले अपने, खासकर यूपी वाले, बिहार में तो एथिक्स है नहीं, ठीक है। 1993 में प्रश्न आया था, द ग्लोबल ऑर्डर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, 1993, देख लीजिए अब, यानी 1993 में यह प्रश्न आया था, ग्लोबल ऑर्डर। तो अब क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर 1993 हटा दूं और आज बस कुछ नहीं लिख दूं, 2025 यहां लिख देता हूं, 2025 या 2026, या यूपी बिहार का 70th बीपीएससी, वैश्विक व्यवस्था, राजनीतिक और आर्थिक। तो क्या जितना मैंने अभी जिक्र किया, रशिया, यूक्रेन और ट्रंप की नीति, जितना अभी मैंने किया, क्या ये हूबहू इस निबंध में आएंगे कि नहीं? आज की वैश्विक व्यवस्था का रुख किस तरफ है, ये ट्रंप का स्टेटमेंट तय कर रहा है। आगे इसमें और भी डेवलपमेंट होगा, हम लोग पढ़ते चलेंगे। बोलिए भाई, तो क्या ये आज पूछा जाए तो ये जो मैंने डिस्कशन किया है, जो आगे अभी आप सामी पैटर्न पर डिस्कशन देखेंगे तो कर पाएंगे कि नहीं? एथिक्स एंड एसे मैंने डिस्कस कर ही दिया, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे बिहार वाले हैं, इसमें आप वो भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, अनेर धनेर के राम रखवार, यानी ये युद्ध चलता जा रहा था, लग नहीं रहा था,
रुकेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन प्रयासों से यह संभावना हुई कि युद्ध रुकेगा। इसलिए कहा जा सकता है इस परिस्थिति में ट्रंप अनेर धुनेर के राम रखवार वाली स्थिति में आ गए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर चतुराई है। देखिए, शब्द चातुर्य अगर आपके पास है तो मैं समझता हूं कि आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब आता है ट्रंप के रूस समर्थक रुख से यूक्रेन और यूरोप स्तब्ध। कविता मैं आखिरी में सुनाऊंगा, उसके पीछे रीजन है, बड़ी मजेदार कविता है। मंडप रूस का और घोड़ी ट्रंप की। अब थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हुआ, यह जो टाइटल मैंने दिया अपनी कविता का, मंडप रूस का, घोड़ी ट्रंप की, और ये करने जा रहे हैं विवाह किसका? यूक्रेन का। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। और इस प्रकार के व्यंग आप रचनाओं में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दा क्लियर हो गया, आइए समझ लेते हैं सामी फैक्टर से, यानी सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन। और ये यही है जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखेंगे, यानी बहुत संक्षेप में टॉपिक आपकी जेब में डाल दे रहा हूं। जो पहले आपको नोट्स बनाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब वो मैंने 0 कर दिया। अब आपको नोट्स बनाना ही नहीं है, केवल ये याद करना, ठीक है। समस्या क्या है जरा देखिए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी वाट, पहला आ गया वाट, 5W+1H, आप देख सकते क्या है 5W+1H अप्रोच से ही हम पूरा मुद्दा समझ जाएंगे, और फिर एक नेमोनिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, समस्या क्या है जरा देखिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन या यूरोपीय सहयोगियों को शामिल किए बिना, जरा शब्द पे आइएगा, सहयोगियों को, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ वार्ता शुरू कर दी। मैंने सारे विषय डिस्कस कर दिए, अब आपको एंजॉय करना। अब आता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में बदलाव है। क्या बदलाव है? यूक्रेन के लिए समर्थन कम करना, यह डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, और नाटो को प्राथमिकता ना देना, यानी नाटो को भी प्राथमिकता ना देना। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में कोल्ड वॉर के समय यह संगठन बना था। इसका सिद्धांत कलेक्टिव सिक्योरिटी था, सामूहिक सुरक्षा। जितने भी देश इस संगठन के अंतर्गत आएंगे, अगर उन पर यूएसएसआर के नेतृत्व में किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो सब पर सामूहिक आक्रमण माना जाएगा और सब मिल करके मुकाबला करेंगे। कोल्ड वॉर की उपज थी, और कोल्ड वॉर तक ही इसकी वास्तविकता भी थी, लेकिन इसे आज भी खींचा गया, जबकि रशिया के पतन के बाद, यूएसएसआर के पतन के बाद 1 दशक तक यूरोप एक ध्रुवीय विश्व का लीडर बना रहा, लेकिन उसके बाद भी इसको चलाया गया। रशिया की यही आपत्ति भी है कि भाई नाटो का विस्तार हमारी सीमा से लगे देशों तक क्यों? यूक्रेन उसकी सीमा से लग रहा है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया और खुदा का यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया किसी भी कारणवश सीमा पर, तो किसी भी कारणवश कभी भी युद्ध हो सकते हैं। क्या हम ये सोच सकते थे कि एक दिन यही बांग्लादेश, जो हमारा इतना अभिन्न मित्र है और बहुत तेजी के साथ वो डेवलपिंग कंट्री की रेस में आगे बढ़ रहा है, कुछ चीजों में हमसे आगे निकल गया, उसी बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आएगी जो भारत को अपना दुश्मन बनाएगी, और जो पाकिस्तान ऐसे कंगाल देश के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में ज्यादा सहूलियत महसूस करेगी? क्या हम सबने सोचा था? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब आईआर पढ़ते पढ़ाते इस दौर में, जबकि मैं पीएसआईआर भी पढ़ाता हूं, और हर वर्ष मेंस के बच्चे मेरे पास पीएसआईआर के भी रहते मेंस के टाइम, और तब भी मेरे दिमाग में कभी यह नहीं आया, आपके भी नहीं आया होगा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परिस्थितियां कब किस प्रकार बदल जाए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो रशिया इसी बात से चिंतित है कि अगर यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप, जैसा कि जेलेंस्की ने कहा था कि भाई हम नाटो की मेंबरशिप चाहते हैं, और यहीं से रशिया ने कहा रुको, तुमको हम तबाही कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर नाटो मेंबर बन गया तो परिणाम क्या होगा? यूक्रेन नाटो मेंबर बन गया तो परिणाम क्या होगा? कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है 1949 में जो बनाया गया है कि भैया यूक्रेन पर अटैक, सभी नाटो देशों पर अटैक, और सारे नाटो देश ताकतवर, रशिया क्या मुकाबला कर पाएगा? तो आई होप आप समझ गए। तो उसने कहा कि नाटो को प्राथमिकता नहीं देंगे। यूरोप वाले स्तब्ध हैं, लेकिन मैं तो स्तब्ध नहीं, क्योंकि ट्रंप कहता है कि हम तुमको पैसा क्यों दिया? बिजनेसमैन, पक्का बिजनेसमैन,
ट्रंप क्या है? पक्का बिजनेसमैन, यानी 2 रुपया दे रहे हैं तो कुछ कमाई होनी चाहिए। उसको पता है कि नाटो या यूक्रेन में पैसा लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो पक्का बिजनेसमैन पीछे हट गया। और तीसरा चीज, यानी रियाद में अमेरिका रूस उच्च स्तरीय बैठक हुई, जो वैश्विक पावर डायनामिक्स में शब्दों का चयन देखिएगा मैंने कितना बढ़िया, संभावित कूटनीतिक बदलाव का संकेत है। पॉसिबल डिप्लोमेटिक शिफ्ट, नॉट डिप्लोमेटिक शिफ्ट। इसीलिए कहा जाता है जब आप मेंस लिखें तो शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शब्द का चयन आप कब कर पाएंगे? जब आप अच्छे लेक्चर, अच्छे कंटेंट का हिस्सा बनेंगे तब। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई बेटा, मुद्दा, पॉइंट इज क्लियर। अब आता है ये मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है। दिस इज द, जरा आप शब्द ड्रास्टिक शिफ्ट, बेटा ये शब्दों का चयन देखिएगा। ड्रास्टिक शिफ्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारी बदलाव। यानी अभी तक अमेरिका की नीति क्या थी? अमेरिका की नीति रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी कि यूक्रेन को हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे, इकोनॉमिक एड देंगे, और रूस को सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलग थलग कर देंगे। यूरोप पर हम रशिया पर ढेर सारे सैंक्शंस वगैरह लगाए गए, आपने देखा ही होगा, यूएन में इनका मुद्दा है। तो ये बड़ा, ये जो ड्रास्टिक शिफ्ट, अब अगर ड्रास्टिक शिफ्ट है तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो नाटो के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस है कि भैया क्या नाटो इररिलेवेंट है, चूंकि सारा पैसा नाटो का अमेरिका का है। अमेरिका और यूरोप के संबंधों में भी एक ड्रास्टिक शिफ्ट होगा, चूंकि इतने बड़े डिसीजन में जिसमें यूरोप इन्वॉल्व है, और ये महाशय कह रहे हैं कि हम आपको बाईपास कर देते हैं। और ग्लोबल सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि अमेरिका जो विश्व का सबसे ताकतवर देश हो, ताकतवर है तो उसकी जिम्मेदारी नैतिक अपने आप हो जाती है। मत समझिएगा कि अमेरिका क्या, जो ताकतवर उसकी अपने आप नैतिक जिम्मेदारी कि वह ग्लोबल सिक्योरिटी पर काम करे। लेकिन अगर वो ऐसे पीछे हट रहा है तो इसका मतलब कोई किसी पर भी आक्रमण करो, अमेरिका से कोई मतलब भी नहीं। ये तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले अगर आप देखोगे, और इनफैक्ट प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो यूएस की पॉलिसी थी उसे हिंदी में मुझे याद है शानदार पृथक्करण की नीति कहा जाता था। शानदार, वंडरफुल सेपरेशन पॉलिसी, पृथक्करण नीति, यानी हमको किसी के मामले में इंटरवेंशन करना ही नहीं है। और प्रथम विश्व युद्ध में आप देख सकते हैं शांति स्थापना में उनकी थोड़ी बहुत भूमिका थी, बाकी कोई भूमिका रही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कुछ वैसा अगर आ गया तो क्या होगा। तो यही 3 विषय यहां पर उठाया गया, और इसका इंडिया पर भी इंपैक्ट होगा, वही बात यहां पर लिखी गई है। यह कब हुआ, यानी अपडेट वगैरह, तो 12 फरवरी 2025, यानी फैक्ट ट्रंप और पुतिन के बीच 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। 18 फरवरी 2025 अमेरिका रूस प्रतिनिधिमंडल सीधी बातचीत के लिए रियाद में मिलता है। यह घटना कहां घटी, यानी वो सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, रियाद वगैरह। प्रमुख स्टेक होल्डर, यही देखिए मुद्दा है, प्रमुख स्टेक होल्डर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन। यह आर्टिकल में कहा गया यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त करना चाहता है, यानी ट्रंप चाहते हैं कि अब यहां हमारा कोई रोल ना हो, और रूस के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया, रूस व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे वो हटे, आर्थिक संबंध अमेरिका के साथ मजबूत हो, और यूक्रेन में इनकी डोमिनेंस भी रहे। जरा शब्द देखिएगा, प्रभुत्व भी रहे। यूक्रेन यानी जेलेंस्की ये अमेरिका द्वारा धोखा दिया गया महसूस करता है और क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर चिंतित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, संप्रभुता। यूरोपीय राष्ट्र नाटो से अगर पीछे अमेरिका हटेगा तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के कमजोर होने का उनको भय है, यह पॉइंट यहां लिखा हुआ। भारत तटस्थता बनाए रखता है, लेकिन रूस, यूरोप और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहता है। तो भारत भी एक स्टेक होल्डर, और भारत तटस्थ रहना चाहता है, और यह चाहता है कि हमारा एक संतुलन बना रहे रूस के साथ भी
अमेरिका के साथ भी और यूरोप के साथ भी, जैसा कि हम आजादी के बाद से ही नॉन अलाइन मूवमेंट के द्वारा अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है बेटा, यह मुद्दा किस प्रकार सामने आ रहा, हाउ? तो ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता अवास्तविक है, अनरियलिस्टिक है। बहुत अच्छी बात है ये मुझे भी यार, आप विश्वास करोगे अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे ये जो एक्शन था ना उनका, किसका, बिडेन साहब का, मुझे बड़ा बचकाना लगा था। उस समय भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ऑब्वियसली दिस इज द गुड कॉल कि ये अनरियलिस्टिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, इसको आपको याद करना है, अनरियलिस्टिक है बिल्कुल भाई। 1949 की संरचना को आप आज लेके जा रहे हैं और उसकी सीमा लगी हुई है रशिया के साथ। एक संप्रभु देश है रशिया, ताकतवर देश, उसे नहीं पता है कि अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन हो गया या उसका कोई भी सीमावर्ती देश, तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो दिस इज अनरियलिस्टिक वर्ड बहुत बढ़िया यहां पर डाला गया। फिर आता है अमेरिकी रक्षा अधिकारी यूक्रेन पर क्षेत्रीय क्षति स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो भी नुकसान हुआ उसमें तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, केवल रशिया को ही रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ। तीसरा, यूरोपियन नेता अब इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारा हाथ छोड़ देगा तो फिर हमको कौन बचाएगा। तीसरा, मास्को यानी रूस लाभ की स्थिति में है, इससे उसका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो अलगाव हो गया है संपूर्ण विश्व से, वह उनके साथ फिर से यूनिफाइड हो पाएगा, एकीकृत हो पाएगा। तो मुद्दा सामी फैक्टर में 5W+1H से पूरी तरह बच्चों 100% क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एक बार मुझे बताएं। यानी मैंने पहले सामी के एस वाले से ही सब क्लियर कर दिया। अब सामी में दूसरा है एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग, जिसे हम मैट्रिक्स फार्मूला कहते हैं। अब सब लिख दिया, आयाम, ट्रंप का दृष्टिकोण, बिडेन का दृष्टिकोण, संभावित प्रभाव। अब आप पढ़िए, कूटनीतिक रणनीति पर ट्रंप का दृष्टिकोण क्या है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी पर जरा देखिएगा। यूक्रेन और यूरोप को दरकिनार करते हुए अमेरिकी रूस सीधी वार्ता। बिडेन का था रूस को अलग थलग करें, यूक्रेन को पूर्ण समर्थन दे। संभावित प्रभाव, रूस को वैधता प्राप्त हुई, यूरोप को दरकिनार कर दिया गया। अभी फिलहाल के घटनाक्रम के आधार पर हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। मिलिट्री सपोर्ट के बारे में ट्रंप का यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती करना, बिडेन हथियार, खुफिया जानकारी और कूटनीतिक समर्थन। संभावित प्रभाव, यूक्रेन का प्रतिरोध कमजोर हुआ, रूस मजबूत हुआ। वैश्विक नाटो में वैश्विक गठबंधन, भारत की स्थिति, वैश्विक यानी अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देना, कौन, ट्रंप। यूरोपियन निर्भरता को कम करना और वेडन ट्रांस अटलांटिक साझेदारी को मजबूत करना। यानी वो अमेरिका जो वेडन वाला था वो यूरोप के साथ अपने संबंध बेहतर बना के रखना चाहता था। अब ट्रंप के इस एक्शन का प्रभाव, अमेरिका यूरोप संबंध कमजोर हुए, रूस को बढ़त मिली। रूस को कहां बढ़त, अरे केवल भाई रूस को यूक्रेन पर नहीं आ रही यार, स्वाभाविक रूस को यूरोप पर भी बढ़त प्राप्त हुई। क्योंकि अगर अमेरिका बात कर रहा था, इसका मतलब है कि रूस के ऊपर जो आरोप था कि रूस आक्रांता है, वह स्थिति चेंज हो गया ना भाई। भारत की स्थिति, भारत क्या करता है, शांति की वकालत करना, दोनों पक्षों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना। तो ठीक है, तटस्थ रुख जो भारत का रहा है वो आज बहुत अच्छा रुख है। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्वाभाविक है यानी नेमोनिक्स बेस्ड मेथड, आप उसको देखेंगे और इसके बाद आप, ठीक है, क्लियर बेटा, पॉइंट इज क्लियर। ट्रंप, देखिए ट्रंप, अगर आप पूरा मुद्दा ट्रंप यानी टी से टाइज विद यूरोप स्ट्रेंड यानी अमेरिका यूरोप संबंध कमजोर, आर से रशिया गेन्स लेजिटिमेसी और यू से यूक्रेन लेफ्ट वल्नरेबल, एम से मिलिट्री पॉलिसी शिफ्ट, पी से पीस टॉक बाईपासिंग यूक्रेन। मजा आ गया, मैंने ट्रंप के नाम से ही पूरी अमेरिका की जो यह रणनीति है उसका जिक्र कर दिया, आपको सिखा दिया। ठीक है,
तो आप इसको याद करें। ठीक है, अब जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने पहले ही लिंक कर दिया है। सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी का क्या रिलेशन है स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सब। बदलते वैश्विक गठबंधन, अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव से नाटो, यूरोपीय सुरक्षा, रूस की कूटनीतिक स्थिति प्रभावित होती है। भारत की विदेश नीति पर भारत को रूस, अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक चलाना हो। इंडो पैसिफिक के लिए इसकी प्रासंगिकता, यूरोप में अमेरिका की वापसी चीन और हिंद प्रशांत रणनीति पर उसके रुख को प्रभावित कर सकती है। यानी यूरोप से अमेरिका का वापस आना तो स्वाभाविक इंडो पैसिफिक से भी उसकी रणनीति में बड़े बदलाव का सूचक हो सकती है। सिक्योरिटी और इकोनॉमी में संबंध, वैश्विक सुरक्षा चिंताएं, कमजोर नाटो चीन जैसी अन्य विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहित कर सकता है। आर्थिक परिणाम, अमेरिका रूस सुलह ग्लोबल एनर्जी मार्केट और ट्रेड को प्रभावित कर सकती है पॉजिटिवली। जीएस पेपर 4 अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से कैसे लिंकेज, नैतिक दुविधाएं, शांति वार्ता में यूक्रेन को नजरअंदाज करना, संप्रभुता और निष्पक्ष कूटनीति पर सवाल उठाता। मैंने पहले बता दिया, वो सब यहां शब्दों में लिख दिए गए। नैतिक जिम्मेदारी, प्रमुख शक्तियां वैश्विक स्थिरता की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती हैं, जो कहीं से भी नैतिक नहीं है। अब आता है स्वाभाविक रूप से भारत की स्थिति और भूमिका, यानी भारत की पूरी यानी भारत का आधिकारिक रुख, यह मैंने आपके सामने रख दिया। आयाम, भारत का दृष्टिकोण, सामरिक कूटनीति, भारत सामरिक रूप से शांति को बढ़ाने का पक्षधर है। आर्थिक हित, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को रूस के साथ संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। भू राजनीतिक संतुलन, भारत यह सुनिश्चित करे अपनी विदेश नीति के द्वारा कि अमेरिका की यूरोप से अगर मिलिट्री वापसी होती है तो स्वाभाविक इंडो पैसिफिक पर इसका गंभीर असर ना पड़े, भारत उस पर असर ना पड़े और वह वैसा ही रहे, उसके लिए डिप्लोमेटिक प्रयास तेज करे। और भारत बहुपक्षीय जुड़ाव को आगे बढ़ाए, यानी शांति प्रयास और बेहतर उसके लिए ब्रिक्स, G20 और SCO जैसे मंचों का उपयोग करें। फिर आता है भारत की भविष्य की रणनीति क्या हो, तटस्थ रुख बनाए रखें, किसी का पक्ष लिए बिना शांति की वकालत करें, नंबर 1। दूसरा, यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करना, चीन की गतिविधियों पर नजर रखें और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में भाग लें, यानी यूक्रेन में अगर युद्ध के बाद यानी शांति के बाद आर्थिक रूप से भारत सहयोग करे तो यह भी एक महत्वपूर्ण। और फिर उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष, ट्रंप की नीति में बदलाव भू राजनीतिक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमेरिकी, रूस और यूरोप संबंधों की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करता है, जबकि यूरोप अपनी सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और यूक्रेन संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। भारत का कूटनीतिक संतुलन महत्वपूर्ण हो जाता है। तटस्थ रहकर, नंबर 1, बहुपक्षीय संवाद को बढ़ावा देकर, नंबर 2, और अपने आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित करके, नंबर 3, भारत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका के लिए ये पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं अमेरिका की रूस समर्थक नीति में बदलाव से वैश्विक गतिशीलता, पावर और भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्लेषण करें। ठीक है, तो इसका आंसर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, उसके पीछे रीजन है जो मैंने पढ़ा है सबसे पहले। अब 26-27 वाले बच्चे ही अधिक देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार सोच करके खुद लिखना है, देन फिर मेरे वाले आंसर से मिला लेना है। ठीक है, पढ़ दूंगा तो फिर आपका सोचने का अपना तरीका कमजोर पड़ जाएगा। बिहार पीसीएस वाले भाई बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? बीपीएससी वाले बताएं भाई, जो 17वीं बीपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और 71 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर जुड़िएगा हमारे फाउंडेशन के साथ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं चूंकि बहुत साइंटिफिक अब की बार हम लोग चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो बहुत बढ़िया से पूरा आंसर सजा दिया गया है। परिचय, वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर प्रभाव, कैसे लिखना होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो ये रही पूरी चर्चा। फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बना दिया गया इस पूरे घटनाक्रम पर, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी जो कोई भी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है मेरे साथ या एक अच्छी टीम के साथ, अभिव्यक्ति आईएएस बाय सुनील सर, मेरे कोर्सेज है एसे राइटिंग, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, यानी मेरा अलग से एक बैच होता है इसका एसे राइटिंग का। एक यानी मार्च में एसे की बिल्कुल न्यू क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जो बीपीएससी, जो 71 बीपीएससी होगा 300 नंबर का होता है, जो यूपीएससी है
250 अंकों का यूपी पीसीएस या अदर स्टेट कोई भी पीसीएस के बच्चे आएंगे, आप विश्वास करें, आप मुझे अपनी डिमांड, जब एडमिशन लेंगे आप मुझे अपनी डिमांड भेज देंगे कि सर हमें ऐसे, तो चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो, चाहे आप एमपी के हो, आप उत्तराखंड के हो, जहां के भी होंगे वो ऐसे मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे को एज अ सब्जेक्ट 2025 में डेवलप करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप है, ऐसे जिसे एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप होना चाहिए बिल्कुल डेवलप नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। इसलिए इस पर आप देखेंगे पूरे यूट्यूब पर आपको लेक्चर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में फिर से पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लेक्चर किस व्यक्ति के हैं? मुझे खुश मत करिएगा, आप लॉजिकल होकर के बताइएगा। पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, नॉट केवल अभी 2 4 5 साल की। निबंध का सबसे ज्यादा लेक्चर किस अध्यापक का है, आप मुझे बताएं। ठीक है, और अगर आज इसका आंसर नहीं है तो सोच के बताइएगा, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सर्च करके बताइएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि एक सब्जेक्ट के रूप में इसे डेवलप करने के लिए बहुत गहराई चाहिए और इसी वजह से यह डेवलप नहीं हो पाया। कह दिया जाता है लिख लीजिए, लेकिन जो बिहार पीसीएस के बच्चे अभी लिखने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के, आप सोचिएगा कि निबंध लिखना ही आपको सबसे बड़ी मुसीबत लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यार इंट्रो लिखना है, जनरल स्टडीज से अलग लिखना है, शब्द सीमा ज्यादा है, 150 शब्दों का आंसर तो लिखा नहीं जाता, 700 से 800 शब्दों का कैसे लिखा जाएगा, 1000 से 1200 शब्दों का कैसे लिखा जाएगा, आप चिंतन करके मुझे बताइए। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे जीएस फाउंडेशन करना चाहते हैं 2026 और 27 और 28 के लिए, तो आप मार्च में बिल्कुल फ्रेश बैचेस आ रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर आप पढ़ना चाहते हैं, मार्च में बिल्कुल फ्रेश बैच आ रहा है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं और मेरे स्टूडेंट जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया है इतिहास ऑप्शनल से ही, जल्द ही आपके सामने हिस्ट्री ऑप्शनल बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द। ठीक है, फिर इसके बाद ऑप्शनल की मेंटोरशिप भी है। अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हैं, संतुष्ट हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन ऑप्शंस में मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। तो आप सब जरूर जुड़े यहां पर मेरे साथ। और बाकी ये जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का ये जो पूरा लेक्चर है, उसे देखने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें और यहां पर आए हमारे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि ये क्लास कैसे ज्वाइन करें। देख सकते हैं लिंक दिया गया है, ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान के द्वारा सब्सक्राइब करके यह हिंदू का IQIP देख सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत हो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम जरा उस कविता की तरफ आए और आपको एक बार वो कविता सुनाएं तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सुन लिया जाए भाई। ट्रंप पर कविता, ट्रंप पर कविता यार सुन लिया जाए भाई। चलिए ट्रंप पर कविता आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो ट्रंप पर कविता है जो आपके सामने अच्छा, इसको मैं रोक ही देता हूं। ठीक है, ट्रंप पर जो कविता है वो आपके सामने रखता हूं। यानी ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की जो वार्ता होगी रशिया के साथ, उसमें जेलेंस्की की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनके इस स्टेटमेंट को मैंने व्यंग के द्वारा, साहित्य में व्यंग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, व्यंग के द्वारा साधने की कोशिश की है। मंडप रूस का और घोड़ी ट्रंप की। एक था रूस, कविता पर जरा नजर डालिए और गहनता के साथ इसको आत्मसात कीजिए। एक था रूस, और इसको आप निबंध वगैरह में यूज कर सकते हैं। आईएएस वाले बच्चे 125 शब्द नंबर का आता है, व्यंग वगैरह, कविता वगैरह अगर आप अपनी बातों को समझाने के लिए लिखते हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए
मंडप रूस का घोड़ी ट्रंप की। एक था रूस, एक था योद्धा, एक था दूर का रिश्तेदार। एक था रूस, एक था योद्धा, एक था दूर का रिश्तेदार। रूस को था जीत का सपना, योद्धा था बिल्कुल लाचार। रूस को था जीत का सपना, योद्धा था बिल्कुल लाचार। रिश्तेदार दूर से देख रहा था, कहता मैं हूं सबसे होशियार। दूर का रिश्तेदार यानी अमेरिका। एक था रूस, एक था योद्धा, एक था दूर का रिश्तेदार। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में अब हम लोग आगे बढ़ें। कोई भी चीज इसमें समझ में आए तो जरूर पूछना। एक था रूस, एक था योद्धा, एक था दूर का रिश्तेदार। रूस को था जीत का सपना, योद्धा था बिल्कुल लाचार। यानी योद्धा मतलब यूक्रेन। एक था रूस, एक था योद्धा, एक था दूर का रिश्तेदार। रूस को था जीत का सपना, योद्धा था बिल्कुल लाचार। रिश्तेदार दूर से देख रहा था, कहता मैं हूं सबसे होशियार। रूस ने यूक्रेन पर किया था हमला, बम बरसे मची तबाही। रूस ने यूक्रेन पर किया था हमला, बम बरसे मची तबाही। अमेरिका बोला डरो नहीं दोस्त, हम देंगे हर मदद मेरे भाई। रूस ने यूक्रेन पर किया था हमला, बम बरसे मची तबाही। अमेरिका बोला डरो नहीं दोस्त, हम देंगे हर मदद मेरे भाई। नाटो यूरोप सब इकट्ठा हुए, बोले अब तो रूस गया काम से। पर रूस हंसा, देखो मेरी चाल, फंसा लिए सब जाल में। यानी सबको मैंने फंसा लिया अपने जाल में। फिर आई ट्रंप की अजब कहानी। फिर आई ट्रंप की अजब कहानी, पुतिन संग फोन पर बातें। फिर आई ट्रंप की अजब कहानी, पुतिन संग फोन पर बातें। बोले शादी कर लो भाई, क्यों लड़ते हो दिन और रातें। यूक्रेन बोला मुझे भी बुलाओ, मैं भी हूं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में, इस सगाई के रिश्ते में मैं भी हूं। तो फिर आई ट्रंप की अजब कहानी, पुतिन संग फोन पर बातें। बोले शादी कर लो भाई, क्यों लड़ते हो दिन और रातें। यूक्रेन बोला मुझे भी बुलाओ, मैं भी हूं इस रिश्ते में। यूक्रेन बोला मुझे भी बुलाओ, मैं भी हूं इस रिश्ते में। ट्रंप हंसे, तू चुप बैठ, अब सौदा होगा मेरे लेखे में। यूक्रेन बोला मुझे भी बुलाओ, मैं भी हूं इस रिश्ते में। ट्रंप हंसे, तू चुप बैठ, अब सौदा होगा मेरे लेखे में। जेलेंस्की बेचारा माथा पकड़े, बोला ये कैसा न्याय। जेलेंस्की बेचारा माथा पकड़े, बोला ये कैसा न्याय। अब तक थे तुम मेरे साथी, अब रूस से कैसी यारी। अब तक थे तुम मेरे साथी, अब रूस से कैसी यारी। ट्रंप हंसे, बातें छोड़ो सौदा बड़ा बनाना है। पुतिन मेरे खास मेहमान, घोड़ी भी मुझे सजाना है। यानी ट्रंप हंसे, हंस रहा और किससे, जेलेंस्की से कह रहा है। ट्रंप हंसे, बातें छोड़ो सौदा बड़ा बनाना है। पुतिन मेरे खास मेहमान, घोड़ी भी मुझे सजाना है। मंडप रूस का घोड़ी ट्रंप की, देखो कैसी शादी रचाई। याद रखे, मंडप रूस का घोड़ी ट्रंप की, देखो कैसी शादी रचाई। यूरोप के नेता सब सन्न बैठे, बोले अब ये क्या बर्बादी आई। समझिएगा, मंडप रूस का घोड़ी ट्रंप की, देखो कैसी शादी रचाई। यूरोप के नेता सब सन्न बैठे, बोले अब ये क्या बर्बादी आई। नाटो बोला, नाटो बोला हम हैं किस लिए, क्या ट्रंप ने हमको छोड़ा। पुतिन हंसे, अब दुनिया देखेगी कैसे बदलेगा यह संबंधों का दौड़ा। कैसे बदलेगा यह संबंधों का दौड़ा। भारत बैठा सोच में गहरा। अब ऑब्वियस हम लोग, भारत बैठा सोच में गहरा, मोदी बोले युद्ध न हो। ध्यान से पढ़िएगा, भारत बैठा सोच में गहरा, मोदी बोले युद्ध न हो। शांति का संदेश जरूरी है, अब समझदारी से बात हो। ना रूस ना यूक्रेन का पक्ष, हमें बस चाहिए मिलन। पर ट्रंप की नई इस चाल से दुनिया में फैला उलझन। पर ट्रंप की इस नई चाल से दुनिया में फैला उलझन। कैसी लगी कविता, मजा आया। यानी लास्ट में मैंने देखो वहीं छोड़ा, उलझन है, अब आगे क्या होगा आने वाले समय की घटनाओं पर हम लोग छोड़ते हैं।